जस्ट कीप बाइंग पार्ट 1। आज की कमाई को भविष्य की आज़ादी में कैसे बदलें। रात के 12 बजे एक एम्प्लॉई ने फोन पर सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज देखा। वह मुस्कुराया, बिल्स चुकाए और सो गया। लेकिन उसी रात उसके भविष्य का एक डर चुपचाप जाग रहा था, क्योंकि सैलरी हर महीने आ सकती है, हमेशा नहीं। एक दिन नौकरी छूट सकती है, शरीर साथ देना कम कर सकता है, मगर घर, इलाज और परिवार के खर्च रुकने वाले नहीं हैं। अब सवाल ये है कि क्या आज की छोटी सी फाइनेंशियल हैबिट आने वाले वर्षों में उस डर को आज़ादी में बदल सकती है। निक मैग्यूली का जवाब सीधा है, जस्ट कीप बाइंग। ये बात उनकी किताब जस्ट कीप बाइंग की है, जो पर्सनल फाइनेंस के उलझे सवालों को प्रेडिक्शन से नहीं, डेटा और लंबे हिस्टोरिकल एविडेंस से समझने की कोशिश करती है। लेकिन शुरुआत में एक बात साफ है, ये रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं, किसी गारंटीड रिटर्न का वादा नहीं, और हर हालत में कोई भी एसेट खरीदते रहने की सलाह भी नहीं है। ये कहानी खासकर उस एम्प्लॉई की है जिसकी इनकम आती है, खर्च निकलते हैं और महीने के अंत में थोड़ा पैसा बचता है, मगर उसे समझ नहीं आता कि अगला सही कदम क्या हो। निक मैग्यूली डेटा साइंटिस्ट, फाइनेंशियल राइटर और रिटहोल्स वेल्थ मैनेजमेंट के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। उनका काम नंबर्स के पीछे छिपे ह्यूमन बिहेवियर को आसान पर्सनल फाइनेंस लेसन्स में बदलना है। उनकी ब्लॉग ऑफ डॉलर्स एंड डेटा, सेविंग, इन्वेस्टिंग और वेल्थ पर डेटा ड्रिवन एनालिसिस के लिए जाना जाता है। यानी उनकी सोच रूमर से नहीं, सवाल पूछने और एविडेंस जांचने से शुरू होती है। उनके सेंट्रल आइडिया के केवल 3 शब्द हैं, जस्ट कीप बाइंग। मतलब अपनी इनकम का एक हिस्सा तय प्लान के अनुसार लंबे समय तक नियमित रूप से प्रोडक्टिव और डाइवर्सिफाइड एसेट्स में लगाते रहना। यहां बाइंग का अर्थ किसी ट्रेंडिंग स्टॉक के पीछे भागना नहीं है। इसका अर्थ ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें रिस्क एक कंपनी, एक सेक्टर या एक कहानी पर निर्भर न रहे। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ब्रॉड इंडेक्स फंड्स और जरूरत के अनुसार दूसरे एसेट्स उस पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। सही मिक्स हर व्यक्ति के गोल, समय और लॉस सहने की क्षमता पर निर्भर करेगा। इसे एक ऑर्डिनरी हैबिट की तरह सोचिए। जैसे रेंट समय पर जाता है, ग्रोसरी नियमित आती है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी सैलरी मिलने के बाद बची हुई इच्छा नहीं, पहले से तय प्रक्रिया बने। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने छोटी रकम से शुरुआत आसान कर दी है। इंडेक्स फंड्स और ETF के जरिए कई बिजनेसेस में एक साथ भागीदारी मिल सकती है, हालांकि सुविधा कभी रिस्क को खत्म नहीं करती। कम ब्रोकरेज या आसान ऐप देखकर निवेश फ्री समझना भी गलती है। एक्सपेंस रेशियो, टैक्सेस, ट्रैकिंग डिफरेंस, गलत प्रोडक्ट और इमोशनल डिसीजंस, इन सब की अपनी कीमत हो सकती है। भारत में सेबी भी डाइवर्सिफिकेशन, गोल, रिस्क एपेटाइट और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर जोर देता है। इसलिए किताब का मैसेज उपयोगी है, मगर उसे स्थानीय रूल्स और अपनी फाइनेंशियल रियलिटी के साथ समझना जरूरी है। इस अप्रोच की असली ताकत मार्केट का अगला मोड़ बताना नहीं है। इसकी ताकत यह स्वीकार करना है कि कोई भी व्यक्ति लगातार सही टॉप और बॉटम पहचान नहीं सकता। जब प्रिडिक्शन कमजोर हो, प्रोसेस मजबूत होना चाहिए। रेगुलर इन्वेस्टिंग डिसीजन की थकान घटा सकती है और उस टेम्पटेशन से बचा सकती है जिसमें इन्वेस्टर हर हेडलाइन पर अपना प्लान बदल देता है। फिर भी शुरुआत से पहले सुरक्षा जरूरी है। रोजमर्रा का कैश, इमरजेंसी रिजर्व, जरूरी इंश्योरेंस और बहुत महंगे डेट की स्थिति देखे बिना मार्केट में हर रुपया डालना समझदारी नहीं होगी। अब कहानी उस बुनियादी सवाल पर आती है, आखिर इन्वेस्ट क्यों करें। निक इसके पीछे 3 कारण रखते हैं: फ्यूचर सेल्फ, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन और ह्यूमन कैपिटल को फाइनेंशियल कैपिटल में बदलना। पहला कारण आपके फ्यूचर सेल्फ से जुड़ा है। वो व्यक्ति कोई अजनबी नहीं, आप ही हैं, बस उसके बाल सफेद होंगे, एनर्जी कम होगी और मंथली सैलरी शायद बंद हो चुकी होगी। समस्या ये है कि युवा दिमाग उस बुजुर्ग चेहरे को अपने जैसा महसूस नहीं करता। इसलिए आज का कंफर्ट बहुत असली लगता है, जबकि दशकों बाद की जरूरत धुंधली दिखाई देती है। बिहेवियरल रिसर्च में लोगों को उनके डिजिटली एज्ड चेहरे दिखाए गए। जिन्होंने अपने फ्यूचर सेल्फ को अधिक जीवंत रूप में देखा, उन्होंने हाइपोथेटिकल रिटायरमेंट एलोकेशन में कंट्रोल ग्रुप से अधिक पैसा रखने की इच्छा दिखाई। ये कोई जादुई फोटो ट्रिक नहीं, मनोविज्ञान का संकेत है। जब भविष्य का इंसान हमें अपना लगता है, तब उसके लिए बचाया गया पैसा सैक्रिफाइस नहीं, जिम्मेदारी जैसा महसूस होता है। एक छोटा एक्सरसाइज कीजिए। खुद को 70 वर्ष की उम्र में देखिए। आप कहाँ रहेंगे, किसके साथ होंगे और उस महीने का खर्च कौन उठाएगा, जब काम करना आपकी मजबूरी नहीं होना चाहिए। यही तस्वीर वेग ड्रीम को कॉन्क्रीट गोल बनाती है। कभी पैसा बचाऊंगा कमजोर वाक्य है। अपने फ्यूचर खर्च के लिए हर सैलरी पर इन्वेस्ट करूंगा कहीं अधिक एक्शनेबल है। अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बनाना सेल्फिश नहीं है। उल्टा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तैयारी भविष्य में बच्चों या रिश्तेदारों पर अचानक पड़ने वाले आर्थिक और इमोशनल दबाव को कम कर सकती है। आप जितने तैयार होंगे, परिवार के लिए उतने विकल्प बचेंगे। शिक्षा, केयर गिविंग या मेडिकल इमरजेंसी के समय उन्हें आपकी अधूरी प्लानिंग और अपनी जरूरतों में से किसी एक को चुनना नहीं पड़ेगा। आज की सैलरी आपकी मेहनत का फल है, मगर रिटायरमेंट के बाद इनकम का इंजन बदल जाता है। तब रोज काम करने के बजाय वर्षों में बनाए एसेट्स खर्चों का कुछ हिस्सा संभाल सकते हैं।
यह गारंटीड पैसिव इनकम नहीं है। मार्केट रिटर्न बदलता है, रेंट रुक सकता है और बॉन्ड में भी रिस्क होता है। फिर भी कैपिटल केवल सैलरी पर निर्भर रहने से ज्यादा विकल्प दे सकता है। दूसरा कारण इन्फ्लेशन है, एक ऐसा धीमा रिसाव जो बैंक बैलेंस को घटाए बिना उसकी ताकत कम कर देता है। रकम वही दिखती है, लेकिन उससे खरीदी जाने वाली चीजें कम हो जाती हैं। आज जिस ग्रोसरी बास्केट, स्कूल फी या मेडिकल सर्विस की कीमत सामान्य लगती है, वही वर्षों बाद काफी महंगी हो सकती है। इन्फ्लेशन आपकी जरूरत नहीं मिटाता, केवल उसकी कीमत बढ़ाता है। इसीलिए इन्फ्लेशन को इनविजिबल टैक्स जैसा कहा जाता है। कोई बिल आपके घर नहीं आता, फिर भी हर बढ़ती कीमत पुराने सेविंग्स की परचेजिंग पावर से थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट लेती है। सरल गणित बताता है कि लगातार 2% इन्फ्लेशन पर परचेजिंग पावर लगभग 36 वर्षों में आधी हो सकती है। 5% के आसपास यही असर करीब 14 वर्षों में आ सकता है। यही नॉमिनल इल्यूजन है। मान लीजिए आपका पैसा संख्या में बढ़ा, लेकिन प्राइसेस उससे तेज बढ़े। स्टेटमेंट प्रॉफिट दिखा सकता है, जबकि असल जिंदगी में आपकी परचेसिंग पावर घट चुकी होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा कैश बेकार है। इमरजेंसी और निकट भविष्य के खर्चों के लिए लिक्विड, अपेक्षाकृत सुरक्षित पैसा जरूरी है। मार्केट वॉलेटिलिटी के भरोसे अगले महीने का रेंट नहीं छोड़ा जाता। लेकिन लंबी अवधि के हर गोल को केवल आइडल कैश में रखना अलग रिस्क पैदा कर सकता है। यहां इन्वेस्टिंग का काम रिटर्न की गारंटी देना नहीं, इन्फ्लेशन को बीट करने की संभावना बनाना है। कुछ प्रोडक्टिव एसेट समय के साथ इनकम या वैल्यू बढ़ा सकते हैं, मगर उनका रास्ता सीधा नहीं होता। वे गिरते भी हैं, लंबे समय तक कमजोर भी रह सकते हैं और कैपिटल लॉस भी दे सकते हैं। स्टॉक खरीदना स्क्रीन पर बदलती प्राइस नहीं, बिजनेस में ओनरशिप का छोटा हिस्सा खरीदना है। उस बिजनेस की अर्निंग्स बढ़ें तो लंबे समय में शेयर होल्डर को फायदा मिलने की संभावना बनती है। बॉन्ड में आप सरकार या कंपनी को पैसा उधार देते हैं और तय शर्तों पर इंटरेस्ट की उम्मीद रखते हैं। आमतौर पर उसका बिहेवियर इक्विटी से अलग होता है, रिस्क शून्य नहीं। रियल एस्टेट रेंट और वैल्यू ग्रोथ दे सकता है, मगर मेंटेनेंस, वैकेंसी, टैक्स, लीगल इश्यू और कम लिक्विडिटी भी साथ लाता है। इसलिए कोई एसेट केवल उसकी हेडलाइन रिटर्न से नहीं चुना जाता। किताब में लंबे समय के अमेरिकी मार्केट डेटा का उपयोग है, जहां डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स ने कैश और कई बॉन्ड से अधिक वेल्थ बनाई। लेकिन वो इतिहास भारत के भविष्य की गारंटी नहीं बन सकता। यही कारण है कि डाइवर्सिफिकेशन इतना महत्वपूर्ण है। अगर आपका पूरा फ्यूचर एक कंपनी, एक प्रॉपर्टी या एक सेक्टर पर टिका हो, तो एक गलत घटना वर्षों की मेहनत को घायल कर सकती है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रिस्क खत्म नहीं करता, पर किसी एक फेलियर का असर सीमित कर सकता है। सेबी भी इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क घटाने में ब्रॉड इंडेक्स एक्सपोजर की इसी भूमिका को समझाता है। फिर आता है कंपाउंडिंग। जब इन्वेस्टमेंट से मिला रिटर्न पोर्टफोलियो में बना रहता है और आगे खुद रिटर्न कमाने लगता है, तब समय धीरे धीरे ग्रोथ का सबसे ताकतवर साथी बन सकता है। लेकिन कंपाउंडिंग कोई स्मूथ एस्केलेटर नहीं है। कुछ साल तेज ग्रोथ, कुछ साल गिरावट और कुछ साल लगभग ठहराव ला सकते हैं। एवरेज रिटर्न और असल ईयरली एक्सपीरियंस एक जैसे नहीं होते। यहीं जस्ट कीप बाइंग की परीक्षा शुरू होती है। बुल मार्केट में हर कोई डिसिप्लिन दिख सकता है। असली कैरेक्टर तब सामने आता है जब पोर्टफोलियो लाल हो और न्यूज़ डर बेच रही हो। अगर गोल लंबा है, इमरजेंसी फंड अलग है और एसेट एलोकेशन सही है, तो गिरावट में प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जारी रखना कम कीमत पर अधिक यूनिट्स दिला सकता है। फिर भी रिकवरी तय समय पर नहीं आती। बेयर मार्केट में दिमाग दो आवाजें सुनता है। एक कहती है सब बेच दो, दूसरी कहती है और रिस्क लो। समझदार प्रोसेस दोनों एक्सट्रीम से बचाकर पहले तय प्लान पर लौटता है। मगर जिस पैसे की जल्दी जरूरत है, उसे इस परीक्षा में डालना खतरनाक है। अगले कुछ वर्षों के एसेंशियल गोल्स के लिए एसेट चॉइस अलग और ज्यादा कंजर्वेटिव हो सकती है। अब तीसरा कारण सबसे दिलचस्प है, ह्यूमन कैपिटल को फाइनेंशियल कैपिटल में बदलना। ह्यूमन कैपिटल आपके नॉलेज, हेल्थ, स्किल्स, एक्सपीरियंस, टाइम और भविष्य में इनकम कमाने की क्षमता का आर्थिक रूप है। करियर की शुरुआत में बैंक बैलेंस छोटा हो सकता है, मगर आगे काम करने के कई वर्ष बाकी होते हैं। इसलिए एक युवा व्यक्ति का फाइनेंशियल कैपिटल कम, ह्यूमन कैपिटल अपेक्षाकृत बड़ा हो सकता है। हर गुजरते साल के साथ स्किल बेहतर हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन फ्यूचर वर्किंग ईयर्स की संख्या घटती जाती है। समय का यही काउंटडाउन ह्यूमन कैपिटल को सीमित एसेट बनाता है। आप सैलरी कमाकर ह्यूमन कैपिटल को कैश में बदलते हैं। उस कैश का एक हिस्सा प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाकर आप उसे फाइनेंशियल कैपिटल बनाते हैं, जो आपके सोने के समय भी इकोनॉमी में काम कर सकता है। यही कन्वर्जन पूरी कहानी का हार्ट है। आज आपने समय देकर जो इनकम कमाई, उसका छोटा हिस्सा बचाकर आप भविष्य के लिए ऐसा वर्कर तैयार करते हैं जिसे रिटायरमेंट की जरूरत नहीं होती। यह वर्कर डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट या वैल्यू ग्रोथ के रूप में योगदान कर सकता है। हर सोर्स अनिश्चित है, पर डाइवर्सिफाइड कैपिटल मिलकर आपकी फ्यूचर सैलरी का कुछ हिस्सा रिप्लेस करने की क्षमता बना सकता है। फाइनेंशियल कैपिटल का उद्देश्य केवल नौकरी छोड़ना नहीं है।
ये टॉक्सिक वर्कप्लेस से निकलने, फैमिली को समय देने, हेल्थ ब्रेक लेने या कम सैलरी वाले मीनिंगफुल काम को चुनने की फ्रीडम दे सकता है। इसीलिए वेल्थ केवल बड़ी कार या महंगे घर का नाम नहीं। असली वेल्थ वह समय है जिसे आप बेचने के लिए मजबूर नहीं, और वे फैसले हैं जिन्हें डर के बिना ले सकते हैं। इस जर्नी को विल पावर पर छोड़ना कठिन है। सैलरी आते ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर या नियमित इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन बना सकता है, जिससे हर महीने डिसीजन दोहराने की जरूरत और इमोशनल इंटरफेरेंस कम होती है। लेकिन ऑटोमेशन से पहले बजट देखना होगा। अगर इन्वेस्टमेंट के बाद क्रेडिट कार्ड डेट बढ़ रहा है या बेसिक प्रोटेक्शन गायब है, तो सिस्टम वेल्थ नहीं बना रहा, वो केवल रिस्क को दूसरी जगह छिपा रहा है। इनकम बढ़े तो कंट्रीब्यूशन भी धीरे बढ़ सकता है। लाइफस्टाइल को पूरी तरह रोकना जरूरी नहीं, मगर हर रेस को स्पेंडिंग में बदल देना फ्यूचर सेल्फ की हिस्सेदारी चुपचाप खत्म कर देता है। सही अमाउंट किसी एक इंटरनेट फॉर्मूला से नहीं निकलता। गोल, इनकम स्टेबिलिटी, डिपेंडेंस, डेट, इमरजेंसी रिजर्व और रिस्क कैपेसिटी देखकर तय होगा कि कितना इन्वेस्ट करना है और कहां रखना है। और याद रखिए, जस्ट कीप बाइंग का अर्थ ब्लाइंडली सब खरीदते रहो नहीं। इसका अर्थ है रिसर्च के बाद चुने डाइवर्सिफाइड प्लान को अपनी क्षमता और समय के अनुसार लगातार फंड करते रहना। तो इस पहले पार्ट की सीख केवल इतनी नहीं कि इन्वेस्टिंग शुरू करो। असली सीख ये है कि आज का पैसा फ्यूचर सेल्फ, इन्फ्लेशन और घटते वर्किंग टाइम के बीच पुल बन सकता है। मगर अब सबसे कठिन सवाल सामने है। सैलरी का कितना हिस्सा बचाना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्या मार्केट गिरने की प्रतीक्षा में कैश रोकना सच में समझदारी है? अगले पार्ट में यही फैसला खुलेगा। पहले सेव करें या इन्वेस्ट, छोटी इनकम में शुरुआत कैसे हो, और वो कौन सी कॉमन फाइनेंशियल एडवाइस है जिसे निक का डेटा उलट कर रख देता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है या आपको लगता है कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किसी और के लिए बड़ी और काम की जानकारी बन सकती है। अगर इस विषय से जुड़ा कोई सवाल आपके मन में है या आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल और सुझाव को पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी राय ही हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको बिजनेस, अर्थव्यवस्था और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प और भरोसेमंद जानकारी सबसे पहले मिलती रहे, तो हमारे चैनल जीआरटी बिजनेस को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके। जीआरटी बिजनेस पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको सटीक, संतुलित और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएं। हमारी खबरें और विश्लेषण विभिन्न समाचार एजेंसियों, सार्वजनिक स्रोतों और जनमत से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किए जाते हैं। हम हर तथ्य को यथासंभव जांचने और सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। फिर भी किसी भी संभावित त्रुटि या विवाद की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी संबंधित स्रोतों की होती है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आप तक जानकारी का सही और भरोसेमंद दृष्टिकोण पहुंचे, ताकि आप किसी भी विषय को बेहतर ढंग से समझ सकें।